जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके अपकमिंग एग्जाम में ये श्योर कर देगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। और अगर आपको साइंस में चीज़ों को मास्टरी करना है, सबसे पहले इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। शॉर्ट्स भी जो डलता है, ठीक है, अगर आपने पिछला कुछ शॉर्ट्स देखा है और अभी अगर आपने एईडीओ का पेपर देखा है, शॉर्ट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स में। अब आज जो हम लोग बेसिकली डील करेंगे ये है जितने भी जो इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, वो सब चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। चीज़ों को मैं कनेक्ट करते हुए जो PYQ पूछे गए हैं वो भी। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ, ठीक है, ये $1 मिलियन कंसेप्ट होंगे जो आपको लाखों लोगों को पीछे छोड़ने में हेल्प करेंगे। नीचे लिंक है श्योर सिलेक्शन ग्रुप का। अगर आपका टारगेट है मद निषेध या 78 एक्साइज या BSSC देने वाले हो, जल्दी से उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा और अपना जो सिलेक्शन है वो श्योर कीजिए। देखिए, तो सबसे पहला लॉ जो हम लोग फिजिक्स लॉ में बात करते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन से। न्यूटन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें न्यूटन के 3 जो नियम है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उस पर हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला जो इसका लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व। पहला क्वेश्चन आपका यहां से इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कनेक्ट करेंगे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के किस लॉ को आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको 2 नाम से जाना जाता है। पहला जड़त्व का नियम, या इसी को आप कहोगे लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन के किस लॉ को आपका गैलीलियो के लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखिएगा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है तो गैलीलियो के लॉ से भी नाम जाना जाता है। तो न्यूटन के किस लॉ को गैलीलियो लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम और किस नाम से जानते हैं तो लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व के नियम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन अभी आपका BPSC में आपका पूछा गया था कि सबसे पहले ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने गति को डिफाइन किया था, मतलब स्पीड को किसने डिफाइन किया था। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पहला साइंटिस्ट जिसने गति को परिभाषित किया था, स्पीड को जिसने सबसे पहले डिफाइन किया था। तो याद रखिएगा, गैलीलियो जो था इसने सबसे पहले क्या किया था तो आपका स्पीड को, ठीक है, गति को जो सबसे पहले परिभाषित किया था या डिफाइन किया था वो कौन था तो गैलीलियो। यही क्वेश्चन आपका चेंज कर देता और पूछा जाता है कि सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को किसने नापा था। तो यहां क्वेश्चन अगर आपको चेंज कर दे और पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट का, प्रकाश का स्पीड, प्रकाश का गति सबसे पहले किसने नापा था तो इसको आपको याद रखना है रोमर, ठीक है। और प्रकाश का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कहां होता है तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम न्यूटन का पहले नियम पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप इतनी चीजें सीख के जाओगे, इतने कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट आप लेके जाओगे, आपको यहां 1 सेकेंड भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, इसको 2 नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, और लॉ ऑफ गैलीलियो के नाम से भी इसको जाना जाता है। गैलीलियो पहला ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया था, गति को सबसे पहले उसने परिभाषित किया था, ठीक है। वही स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले किसने नापा था तो रोमर ने नापा था। अब जो ये न्यूटन का जो हम लोग जड़त्व बोलते हैं, अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपका समझ डेवलप होना चाहिए। अब देखो, कोई भी वस्तु जड़त्व में बोलूं डेट मीन्स इनर्शिया, और इनर्शिया बोलूं तो समझ जाना, जब भी कोई बॉडी इनर्शिया में कब होगा तो 2 चीज यहां डेवलप होता है। आइदर वो रुका हुआ हो, बॉडी अगर स्टैटिक है, ठीक है, तो क्या ये इनर्शिया में है। अगर मैं हाथ को इस तरीके से रखा हूं तो बिल्कुल ये इनर्शिया में है, ये आपका जड़त्व में है। दूसरा, कोई एक बॉडी एक समान गति से बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या ये आपका इनर्शिया में है तो आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो इनर्शिया स्टेट क्या होता है, यही क्वेश्चन अभी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको याद रखना, इनर्शिया का 2 स्टेट हो सकता है, आइदर वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, या वो सेम गति से, सेम चाल से वो आगे बढ़ रहा है, सेम स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है।
एक समान से, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है, बस वो एक समान स्पीड से, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो जो बॉडी रुका हुआ है ये भी इनर्शिया में है, तो इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रुका हुआ है। और मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, एईडीओ का पेपर अभी उठा लो, बीपीएससी एएसओ का पेपर उठा लो, साइंस के जो वर्ड होते हैं हिंदी वाले क्वेश्चंस में भी इंग्लिश में ही लिखा होता है। अगर इनर्शिया है तो वहां हिंदी में इनर्शिया लिखा हो, जड़त्व नहीं लिखा हो, तो इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखें, आपका ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर बॉडी रुका हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है? ये एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें बॉडी रुका हुआ है। और दूसरा इनर्शिया क्या हो सकता है कि बॉडी एक समान गति से बढ़ रहा है। तो ये दोनों जो मैंने सिचुएशन बनाई है ये इनर्शिया में बॉडी है। ये इनर्शिया में कब तक रहेगा? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल बल आके लग ना जाए। जैसे कि ये बॉडी आपका रुका हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग धक्का मारे तब आगे ये बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ? एक्सटर्नल कोई बल आया, एक्सटर्नल कोई फोर्स आया। बाहरी जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो बॉडी इनर्शिया में है वो इनर्शिया में मेंटेन करके रखेगा। इसका एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब दो स्टेट मैंने बताया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट में है और बॉडी अगर एक समान गति में है। सबसे पहला इसका एग्जांपल आप समझिएगा कि जैसे कि बस में हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी रुका हुआ है, तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ आप पीछे की तरफ झुकते हो, आगे की तरफ नहीं झुकते हो। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ स्टेट है। तो यही स्टेटमेंट बना देगा और पूछा जाएगा कि बस में आप बैठे हुए हो और सडनली बस रुका हुआ है, सडनली बस स्टार्ट होता है, तो आप क्या करते हो? पीछे की तरफ झुकते हो। क्यों? क्योंकि आप जिस पोजीशन में थे आप उसी पोजीशन में रहना चाहते हो और गाड़ी आगे जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि बॉडी आपका रेस्ट था, जड़त्व क्या था? इसमें रेस्ट में था। ठीक है, दूसरा जो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब बॉडी जो है आपका मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में ऐसे ऐसे जा रहे हो, सडनली गाड़ी रुका तो आप गाड़ी के साथ नहीं रुकते हो, ठीक है, आपका बॉडी मूव कर रहा है तो आप आगे की तरफ झुकते हो। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप पीछे झुके, इनर्शिया ऑफ मोशन में आप आगे झुके, और ये दोनों जो स्टेट था वो क्या था? इनर्शिया का स्टेट था। याद रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, तो ये है इनर्शिया का जो मैंने आपको यहाँ फंडा बताया कि इनर्शिया बेसिकली आपका क्या होता है। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को बताता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछे गए, जो इनर्शिया जो है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, तो आपको याद रखिएगा इनर्शिया का जो मेन है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। क्या करता है? बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जो इनर्शिया है किस चीज पे डिपेंड करता है? जो बॉडी है उसका आपका द्रव्यमान पे इनर्शिया जो है डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन का मतलब न्यूटन का किस लॉ से फोर्स को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, दैट मींस फोर्स का हमें डेफिनेशन मिलता है, बल का हमें डेफिनेशन मिलता है। तो याद रखिएगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको फोर्स का, बल का डेफिनेशन मिलता है। दैट मींस फोर्स का हमें डेफिनेशन मिलता है, बल का हमें परिभाषा मिलता है। तो जो बल का परिभाषा है, फोर्स का जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो हमें कहां से मिलता है? तो आपको याद रखना है वो जो मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से हमें क्या मिलता है? तो यही लिखा हुआ है कि बस अचानक रुकती है और आप आगे की तरफ क्या करते हो? गिरते हो। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगे तो वह स्थिर अवस्था में या समान वेग में गतिमान रहती है। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। दिस हैपन ड्यू टू द इनर्शिया योर बॉडी रेजिस द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब यही है क्योंकि इनर्शिया के कारण होता है, जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो उसी सिचुएशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो आपका बॉडी के मास पे। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ज्यादा वो इनर्शिया शो करेगा। ठीक है, फोर्स का परिभाषा जो है किससे मिलता है? तो न्यूटन के आपके फर्स्ट लॉ से मिलता है। ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यूटन है, न्यूटन का सेकेंड लॉ से पूछा जाता है, ये पूछा भी गया था आई थिंक दरोगा किसी में, कि जो आपका क्वांटिटेटिव वैल्यू है या जो आपका फोर्स का, बल का जो हमें
फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला मतलब क्वांटिटेटिव वैल्यू, फोर्स का डेफिनेशन, परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, फोर्स का फॉर्मूला हमें सेकेंड लॉ से। तो यही लिखा हुआ है, गिव ए क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है दैट मीन्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो आपका बल है दैट मीन्स जो फोर्स मतलब बल, मास मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है, इतना तो आपको डेवलप रखना ही है। फोर्स का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, ऐसा यूनिट है न्यूटन। और सीजीएस यूनिट एक बार पूछा गया तो इसका क्या होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, DYNE, याद रखना। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन तो आपको न्यूटन 1 फर्स्ट लॉ से पता चल गया, और फोर्स का जो फॉर्मूला है या क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो कहां से पता चल गया, आपका सेकेंड लॉ से पता चल गया। न्यूटन का सेकेंड लॉ आखिर क्या बोलता है, ट्रक और साइकिल को एक जैसा धक्का दो, कौन ज्यादा आगे जाएगा, ये बोला गया। देखो अब सिंपल सा ये समझो कि एक ये साइकिल है, एक ये ट्रक है, दोनों में सेम फोर्स आपने लगाया, यहां भी F1 लगाया, यहां भी F1 लगाया, ठीक है। कौन एक्सेलरेट होगा, किसमें त्वरण आप देखोगे, किसमें आप त्वरण देखोगे। मान लो जी किस गति से भी जा रहा था, मान लो किस गति से जा रहा था, ठीक है, एक साइकिल है और एक आपका क्या है, आपका ट्रक है। तो अगर आपने साइकिल को धक्का दिया तो साइकिल थोड़ा स्पीड हो जाएगा, पर अगर सेम फोर्स, अगर कम फोर्स अगर हम लोग ट्रक पे देते तो ट्रक पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहां से एक कंसेप्ट आपका निकल के आता है क्या, कि मान लो अगर फोर्स आपने सेम दिया है दो ऑब्जेक्ट को, कोई एक छोटा है कोई एक बड़ा है, ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो मास पे डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी का मास कम है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट ज्यादा होगा, मास मतलब द्रव्यमान, और किसी का बॉडी का मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी का मास क्या है, कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। ये कहां से आता है, फोर्स हमने कांस्टेंट रख दिया दोनों के लिए, मान लीजिए कुछ भी है, F1 फोर्स है दोनों के लिए, ये 10 न्यूटन है, ठीक है। तो अगर मास अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो साइकिल है और आपका ट्रक है, तो अगर आपको सेम फोर्स अगर दोनों में हम देंगे तो एक्सेलरेशन किस में ज्यादा होगा, तो आपको याद रखना है साइकिल में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास कम है। यहां मैंने एक चीज आपको समझाया, क्या समझाया, जो कि क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था, कि जिसका मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, ये चीज मैंने आपको बताया। यहां मैंने क्या बताया, जिसका मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। अब बोलेगा सर ये वाला मुझे बताइए, देखिए दो पत्थर, ठीक है, दो पत्थर, मान लो ये इस तरीके का ढलान है, ठीक है, ध्यान से समझने से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। ये एक छोटा पत्थर है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो इसका जो मास होगा, इसका जो द्रव्यमान क्या होगा, ये ज्यादा होगा कंपेयर टू इसका। दोनों को ऊपर से हम लोग छोड़ देते हैं, अब बताओ कौन है जो ज्यादा दूर जाएगा। बिल्कुल ये वाला जो है, ये बड़ा वाला, ये बहुत दूर तक जाएगा, और यही आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दो मैंने बॉल लेके भी समझाया था, टमाटर, और एक ये लेके छोटा बड़ा करके, ठीक है। तो जिसका ज्यादा मास होगा उसमें इनर्शिया भी उतना ही होगा। यहां से दोनों लुढ़केगा, ठीक है, दोनों में क्या आएगा, एक मूवमेंट आएगा, इनर्शिया आएगा मूव करने का, और इसमें मास ज्यादा है तो ये बहुत दूर तक जाएगा कंपेयर टू ये। अगर दोनों का फोर्स हम सेम देते हैं, मतलब सेम अलाइनमेंट में है, बल अगर हम लोग सेम देते हैं, तो इनर्शिया क्या होता है, जिसमें ज्यादा मास होगा उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। और अगर हम लोग सेकेंड लॉ से बात करते हैं तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना कम होगा। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहां से जो आपको 2-3 फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। लो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन मास, जो आपका त्वरण जो होता है मास पे डिपेंड करता है। हैवियर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट लेस फॉर द सेम फोर्स, जो हैवियर मतलब जो आपका भारी वाला जो बॉडी है वो एक्सेलरेशन कम होगा कंपेयर टू आपका छोटा वाला बॉडी, अगर दोनों पे हम लोग सेम बल लगाते हैं तो पहला आपने यहां से समझा फोर्स इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हमें पता चला कि जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, यहां से हमें फोर्स का क्या मिलता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलता है या फॉर्मूला मिलता है। दूसरा
फोर्स का आपको मोमेंटम मतलब संवेग के साथ क्या रिलेशन होता है वो समझना है। तो फोर्स अगर हम लोग बोलते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, संवेग में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, संवेग में चेंज किसका, नीचे टी लिखा हुआ हो, समय के साथ, तो समय के साथ जो संवेग में चेंज आ रहा है उसको हम लोग फोर्स भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्रिकेटर जो होता है जब कैच लेता है तो हाथ पीछे खींचता है। क्यों पीछे खींचता है? कि जितना टाइम वो बढ़ाएगा उसको फोर्स उसके कम लगेगा, क्योंकि अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। बेहतरीन ये चीज आपको याद रखना है, फोर्स इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम, मतलब संवेग बाय समय। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं फॉर्मूला से, ठीक है। फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स होता है, इसका होता है न्यूटन, ठीक है। और फोर्स को आप देखो यहां, अब ये मोमेंटम का क्या होता है? मोमेंटम मतलब संवेग, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग। तो मास बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो टी में ही लिखोगे, टाइम को टी में ही लिखोगे ना। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि फोर्स को एम भी बाई टी भी लिख सकते हैं, पी बाई टी भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। सबसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। ऐसे ही नहीं चीजों में करवा रहा हूं, अब आएगा आपका देखना, सब जो बिहार पुलिस ये सब जो बीएससी जो देखो, तो 4 इक्वल टू मास है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। इस तरीके से चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा नियम यही बोलता है कि आपका जितना जो होगा आपका एक्सेलरेशन होगा, डेट मीन्स उसका बॉडी का मास क्या होगा, उतना ही कम होगा, अगर दो बॉडी दोनों पे हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो था आपका दूसरा नियम जो है, ये हमें यहां से पता चलता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा नियम क्या बोलता है? इससे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है और जो लोग गलती करते हैं। तीसरा नियम जो है, जैसे कि देखो, बंदूक चलाते ही कंधे पर झटका क्यों लगता है? बंदूक चलाते हो कंधे पे एक झटका लगता है, जिससे हम लोग पीछे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो सिंपल सा कंसेप्ट बोलता है कि ये मान लीजिए अगर आपके दीवार है या कुछ भी है, बॉक्सिंग जिसमें मारते हैं ना, बॉक्सिंग ग्लव जो होता है, अगर आपने इसको एक बॉक्सिंग मारा, कुछ भी फोर्स से मारा, 5 न्यूटन फोर्स से आपने इसको मारा, 5 न्यूटन का बल लगाया आपने इसको मारा, ठीक है, तो उधर से भी क्या होगा, 5 न्यूटन का जो बल लगेगा आपके अपने इस पंजे पे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ये ध्यान रखना, एक बॉडी पे नहीं लगता है। जैसे ही हमने आपका यहां 5 न्यूटन का बल लगाया तो उधर से भी 5 न्यूटन का बल लगेगा। तो ये नियम आप पक्का याद रखिएगा, जो कि क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दैट मीन्स एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक बॉडी अगर इस पे फोर्स लगा रहा है तो उधर से एक और फोर्स लगेगा दूसरे बॉडी पे। एकदम इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर में लग रहा है। आपने इसको 5 न्यूटन इधर से दिया तो उधर से वो 5 न्यूटन देगा। फोर्स एक्ट इन ए पेयर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट बॉडी। डिफरेंट बॉडी मतलब दो अलग अलग बॉडी पे आपका ये फोर्स लग रहा है। अच्छे से याद रखिएगा। इसका कुछ एग्जांपल आपको अच्छे से याद रख। सबसे पहले क्या याद रखोगे, फोर्स इक्वल फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स लगता है, एक समान फोर्स लगता है, डिफरेंट बॉडी पे लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसको मारा और इसी पे फोर्स लगेगा। इक्वल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडी, इक्वल फोर्स, डिफरेंट डायरेक्शन टू डिफरेंट बॉडी। अच्छे से याद रखना ये सब चीज, ठीक है। फोर्स हमने लगाया, इक्वल फोर्स लगा, दो डिफरेंट बॉडी पे लगा, दो डिफरेंट डायरेक्शन में लगा। इसीलिए जब इसका एग्जांपल होता है कि जो हम लोग, ठीक है, जब हम लोग बंदूक चलाते हैं तो बंदूक का जो गोली है वो आगे जाएगा तो पीछे की तरफ एक फोर्स खींचता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदूक चलाते समय हम लोग पीछे की तरफ हमें झटका क्यों मिलता है, न्यूटन के थर्ड लॉ से। पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो आपका जो रॉकेट होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पहला न्यूटन का थर्ड लॉ। वो नीचे एयर प्रेशर कर, ऐसे देखते हो जब रॉकेट उठता है तो नीचे प्रेशर मारता है, एकदम प्रेशर, जैसे वो प्रेशर नीचे मारता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो न्यूटन के वहां दो चीज काम आता है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग का संरक्षण, प्लस आपको याद रखना है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। ये दो चीज, एक ये
और एक वो प्लस। आप जैसे नाव से उतरते हो तो नाव को आप पीछे धक्का मार के उतरते हो इस तरीके से, या आप चल रहे हो तो ऐसे ऐसे चलते हो ना, ऐसे ऐसे पीछे आप मारते हुए चलते हो, तो चलना हो गया। गोली जब आप चलाते हो तो पीछे की तरफ झुकना हो गया, ठीक है, या रॉकेट का उड़ना हो गया। ये सब जो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन के थर्ड लॉ से। क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट होगा, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होगा और डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। आपने ऐसे मारा तो उधर से फोर्स आपके तरफ आएगा और डायरेक्शन अलग है। when the bullet moves forward the gun experience equal backward force, वही चीज है न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ बेसिकली करंट में बात करते हैं। इसका मतलब ये है, ओम्स लॉ को अगर हम लोग समझे तो अगर हम लोग कोई भी अगर एक वायर लेते हैं, क्या है, एक ये वायर है, ठीक है, ये अगर एक ये वायर है और इसमें अगर हम लोग कुछ वोल्टेज देते हैं, यहाँ कोई मान लीजिए एक वोल्टेज है, ठीक है, ये एक वोल्टेज है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या वहां तापमान जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। आपका ओम्स लॉ का जो सबसे बड़ा फंडा है वो ये बोलता है कि जो तापमान जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए उस सिस्टम में। तो जितना वोल्टेज हम देंगे, तो करंट डेवलप होगा। तो ओम्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमारा तापमान कांस्टेंट है तो जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उतना ही करंट उस सिस्टम में प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, मतलब वोल्टेज जो होगा समानुपाती होगा किसके? करंट के। और अगर ये प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं तो यहां हमारा रेजिस्टेंस आता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता है जिसमें प्रतिरोध ना हो। कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस रहेगा ही, और जो कि उसमें करंट जाएगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी वो लॉस करता है, ठीक है। अब देखिए, तो आपने ओम्स लॉ में क्या समझा कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर आपका वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज जो है आपका, ठीक है, विभवांतर जो है आपका क्या है? समानुपाती होता है किसका? आपका धारा का। और ये अगर प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं तो यहां आ जाता है रेजिस्टेंस। वोल्ट हम लोग वोल्ट मीटर से चेक करते हैं, आर हम ओम मीटर, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम मीटर से नापते हैं, और आई को हम लोग करंट को एम मीटर से हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने ये समझा कि वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। और अगर कोई भी सिस्टम हो, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा V का और I का वो एक समान होगा, एकदम यूनिफॉर्म होगा, एक समान। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। अब बोलेगा सर कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा मतलब तत्व है जो इसको फॉलो करता है? देखिए, कुछ ऐसे डिवाइस हैं, ठीक है, जैसे कि रजिस्टर आपने सुना होगा, रजिस्टर आपने सुना है? अरे रजिस्टर, ठीक है, जो प्रतिरोध, जैसे हम लोग को सिंबल देते हैं ना ऐसा, ये क्या है? रजिस्टर है। और इसी रजिस्टर का जो गुण होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसमें डिफरेंस समझो कि रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। रजिस्टर मतलब क्या होता है? एक डिवाइस है, अगर हम उसको सर्किट में लगा देंगे तो उस, मान लो कि ये आपका वायर है, इसमें हमने यहाँ एक रेजिस्टर लगा दिया तो करंट जो इसमें पास हो रहा है वो आगे बहुत कम पास होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक रेजिस्टर लगा दिया। और रेजिस्टर जो प्रॉपर्टी दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? तो ये होता है ओम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो रेजिस्टर जो होता है आपको याद रखिएगा ये ओम्स लॉ फॉलो करता है। सिल्वर पूछा जाएगा क्या सिल्वर क्या ओम्स लॉ फॉलो करेगा? तो आप बोलोगे यस, सिल्वर जो है आपका ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो सर क्या क्या फॉलो नहीं करेगा? जैसे कि देखो, सिंपल याद रखना, ओम्स लॉ वो डिवाइस फॉलो नहीं करेगा जो एनर्जी स्टोर करके रख सकता है या एनर्जी बनाता है। स्टोर मतलब एनर्जी, स्टोर मतलब ऊर्जा को स्टोर करके रख सकता है या ऊर्जा बनाता है। जैसे कि आपको याद रखना है क्या? कैपेसिटर आपने सुना होगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? नॉन ओमिक डिवाइस है, ये ओमिक डिवाइस नहीं है, नॉन ओमिक है, याद रखिएगा। उसके बाद इंडक्टर, ये सब क्या है? नॉन ओमिक डिवाइस है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया आपका सेमीकंडक्टर, अर्धचालक।
सेमीकंडक्टर, उसके बाद आपका डायोड हो गया, ये सब कम से कम एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपका कैपेसिटर है, इसका जो ऐसा यूनिट या यूनिट जो होता है, ये होता है फराड, फराड, FARAD, फराड। और जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये फराड इसका यूनिट हो गया। और कैपेसिटर जो होता है, ये जो ऊर्जा स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी जो स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में करता है। और इंडक्टर जो होता है, एनर्जी स्टोर करता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में आपका एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर को हम लोग L से लिखते हैं, कैपेसिटर को C से लिखते हैं। इसका यूनिट फराड होता है, इंडक्टर का आपका क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी, HENRY। ये सब पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा गया कि खराब वायर होने पर मोबाइल धीरे धीरे चार्ज होता है। खराब अगर वायर हो गया तो क्या होगा, खराब अगर वायर हो गया तो क्या हो गया, मतलब रेजिस्टेंस जो हो गया बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो कैसे मैं इसको समझाता हूं, ऐसा क्यों होता है। देखो, तो V इक्वल टू होता है आपका IR, ओम्स लॉ बोलता है। अब देखो, अब V है, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, कुछ आप वोल्टेज दे रहे हो। अगर आपका तार टूट गया, दैट मीन्स आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए खराब वायर होने पर मोबाइल धीरे धीरे चार्ज हो जाता है। ये किस नियम पे है, तो ओम्स लॉ के नियम पे है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एक्सप्लेन्स हायर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हायर होगा तो करंट को कम कर देगा और चार्जिंग भी जो हो जाएगा कम होगा, धीरे होगा, क्योंकि करंट पास ही नहीं हो रहा है। तो ओम्स लॉ आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। इसका सबसे पहले तो 2 क्वेश्चंस पूछा गया था कि आपने सुना होगा कि दूध का जो शुद्धता नापा जाता है, दूध का जो शुद्धता नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, लैक्टोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ लिया गया लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है आर्किमेडिस सिद्धांत पे काम करता है। आर्किमेडिस सिद्धांत पे या आर्किमेडिस प्रिंसिपल पे लैक्टोमीटर काम करता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपका हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर आपने सुना होगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष, ठीक है, घनत्व नापने के लिए काम आता है, पहला। दूसरा हाइड्रोमीटर जो होता है, जैसे पहले जमाना में जो लीड एसिड बैटरी आता था तो उसमें पंप लगा, पुश करके हम लोग देखते थे कि मेरा बैटरी कितना चार्ज है। तो याद है कि बैटरी चार्जर जो होता था वो किस सिद्धांत का यूज करता था, तो हाइड्रोमीटर का ही। तो हाइड्रोमीटर जो है आपका सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का नापने में आपका काम आता है, जो कि आर्किमेडिस प्रिंसिपल पे है। लैक्टोमीटर जो कि आर्किमेडिस प्रिंसिपल पे है। और सबमरीन आपने सुना होगा, सबमरीन, सबमरीन जो पानी के अंदर होता है, ना पानी के पूरे ऊपर होता है ना पूरे नीचे होता है, वो बीच में तैरता रहता है। तो वो भी किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपका आर्किमेडिस प्रिंसिपल पे। अब हम लोग आते हैं, इसको समझते हैं कि आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए कि ये कोई एक नदी है, ठीक है, ठीक है, हमने आपको यहां से उठाया, ठीक है, हमने आपको यहां से उठाया और इसमें हमने आपको यहां इस तरीके से डाल दिया। ये आपको मैंने यहां डाल दिया। अब आपको तैरना नहीं आता है, क्या है, तैरना आपको नहीं आता है, तो आप इसमें डूबोगे, ठीक है, कि आप तैरोगे, ये डिफाइन करेगा आपका आर्किमेडिस प्रिंसिपल। एक तो सिंपल कंसेप्ट होता है कि किसी भी बॉडी का, जैसे बोला जाता है आइस जो होता है, आइस मतलब जो बर्फ जो होता है पानी पे क्यों तैरता है, तो घनत्व का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, कि आइस का घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, पानी से कम है, इसलिए वो आपका तैरता है। हम यहां बात कर रहे हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल में एक बल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोयेंट फोर्स, बोयेंट बल। सबसे पहले आर्किमेडिस प्रिंसिपल अगर समझना है तो ये समझो कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, वो पानी में डालने से जो पानी उसके जैसे ही वो जंप मारा उसमें, उसके डालने से जो पानी बाहर आया है, ठीक है, पानी बाहर आया है, उतना ही बल उसको नीचे से पानी देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे ही आप पानी में जाते हो आपको अपना वेट क्या होता है, हल्का फील होता है। क्यों, क्योंकि नीचे से एक फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बोयेंट फोर्स या बोयेंट बल, कितना होगा,
तो हमेशा याद रखना बॉयंट फोर्स और बॉयंट बल जो होगा वो उतना ही होगा जितना आपके आने से वहां से पानी बाहर गया है। जैसे कि अगर मैं इस ग्लास को मैं लेता हूं, अगर मैं पूरा फुल कर देता हूं और अगर मैं इसको इसमें गिरा देता हूं, ठीक है, गिरा देता हूं, तो इस पे कितना बल लगेगा? उतना ही बल लगेगा जितना इसमें हमने इसमें मान लो इसमें डाल दिया, ठीक है, तो इस पे कितना बल लगेगा? कितना अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको बॉयंट फोर्स बोलता है, ऊपर के नीचे से इसको कितना बल लगेगा? उतना ही बल लगेगा जितना हमने इसमें, जितना अगर हम इसको डाल देते हैं, इसके डालने के बाद जितना पानी बाहर आया है उसका जितना वेट है, जितना उतना उसका भार है, उतना ही बल लगेगा। अब बोलोगे, देखिए वेट जो लिखा जाता है, वेट हमेशा न्यूटन में लिखा जाता है, मैंने आपको पहले भी कर पाया। वेट जो बनता है m इंटू जी से बनता है। क्या बनता है? वेट कैसे बनता है? वेट जो है आपका, भार जो है आपका न्यूटन में लिखते हैं और फोर्स को भी न्यूटन में लिखते हैं, ठीक है। वेट जो होता है वो m और g से बनता है। g यहाँ आपका द्रव्यमान है, मास है, और g जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। इन दोनों को मिलाने के बाद मास और ग्रेविटी, दैट मीन्स आपका द्रव्यमान और आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण को जब मिलाते हैं तो आपको यहां आपका भार बनता है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो मान लो कि अगर ये शिप जो है, ठीक है, इसमें पानी में आया तो इसके कारण बहुत सारा पानी इस जगह से हटा होगा। अब जितना पानी हटा होगा उसका जितना वेट है उतना ही बल ये नीचे से देगा। इसी कारण क्या होता है, ये शिप जो है तैरता रहता है। और आपका एक पत्थर मान लीजिए, पहला तो ये कंसेप्ट आता है कि इसका घनत्व कम है तो डूब जाएगा, बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से देखें ये पत्थर क्यों डूब जा रहा है? वो इसलिए डूब जा रहा है क्योंकि जब इसने पानी में ये एंट्री लिया तो जितना पानी इसने बाहर इस जगह से निकाला, ठीक है, उसका वेट जो होगा वो कम होगा, ठीक है, कंपेयर टू, मतलब क्या, जितना उसने बाहर उसने पानी निकाला, ठीक है, उतना ही बल इसको नीचे से मिलेगा, ठीक है, और वो उतना बल, मतलब नीचे से उतना फोर्स उसको नहीं मिल पाता है जितना उसका जरूरत है और वो डूब जाता है। बट इस केस में क्या होता है, ये इसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका एरिया जो है आपका, इसका एरिया देखो इतना बड़ा है, तो इस क्या करता है, बहुत सारा पानी क्या है वो बाहर फेंकता है, जिसके कारण इसको इतना फोर्स मिल जाता है जिससे कारण ये तैर पाता है। तो वही चीज हमने लिखा हुआ है कि देखिए, उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है, बॉयंट फोर्स, ठीक है, उत्प्लावन बल मतलब बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू दी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। शिप डिस्प्लेस मोर वाटर क्रिएटिंग इनफ अपवर्ड फोर्स। शिप जो है बहुत सारा पानी अपना, जब वो शिप आता है जब समुद्र में, तो बहुत सारा वहां से पानी हटाता है, इतना पानी हटा देता है, उसको इतना फोर्स वहां नीचे, क्योंकि जितना ज्यादा पानी हटाएगा उतना ज्यादा नीचे से फोर्स मिलेगा, जिसके कारण से वो तैर पाता है, ठीक है, क्रिएटिंग इनफ अपवर्ड फोर्स टू फ्लोट। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको इसी सिद्धांत पे। तो समझ में आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इसको बहुत डिटेल में हमने अच्छे से समझाया और इसका क्या क्या सिद्धांत है, ठीक है। यहां यही लिखा हुआ है कि वाटर डिस्प्लेस लेस वाटर अपवर्ड फोर्स इज लेस देन वेट, ठीक है, मतलब जितना उसने इसको, जब हमने पानी में डाला, ठीक है, तो वो उतना पानी वो बाहर नहीं निकाल पाया जितना इसका वेट है। मान लीजिए इसका वेट ज्यादा है और जितना इसने पानी निकाला उसका वेट कम है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये डूब जाएगा। समझ में आया कि अपवर्ड फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, बॉयंट फोर्स क्या है, उत्प्लावन बल अगर आपको कोई पूछ दे कि कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे डेवलप होता है, तो आपको ये पूरा चीज आप समझा सकते हो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मोटा आदमी को तैरना क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि उसका मास जो होता है, मतलब क्या होता है, उसका मतलब जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो पानी वहां से ज्यादा वो बाहर भागेगा, इसलिए मोटा लोग को तैरना ईजी भी होता है कंपेयर टू पतले लोगों का। अब एक होता है पास्कल लो। पास्कल लो का जो सबसे मोस्ट है, इसका दो एग्जांपल याद रखना। पहला पूछा जाता है जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है, और आप देखते हो अगर कभी धुलाने उलाने जाते हो तो गाड़ी को ऐसे उठा देता है, इसको हाइड्रोलिक क्या बोला जाता है, लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, आपको याद रखना है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट।
तो आपको याद रखना है पास्कल के सिद्धांत पे ये काम करता है। पास्कल का सिद्धांत क्या बोलता है, तो सिंपल याद रखना कि द्रव में लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। मान लीजिए कि देखिए ये है आपका, यहाँ आपने दबाव यहाँ से लगाया, प्रेशर आपने यहाँ से लगाया, तो जो ये प्रेशर आपने लगाया है, ठीक है, वो क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। प्रेशर अप्लाइड टू द फ्लूइड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ आपने प्रेशर लगाया तो ये प्रेशर फिर से यहाँ जाता है जिससे ये उठ जाता है। तो यही है इसका पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल प्रेशर का इक्विवेलेंट होता है फोर्स बाय एरिया, याद रखिएगा। प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, बार में भी लिखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वायुमंडलीय जो दाब हो गया उसको हम लोग बार भी लिखते हैं। और 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 1 बार इक्वल टू होता है आपका 10⁵ पास्कल। तो पास्कल भी जो है आपको याद रखिएगा दाब का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। बार भी जो है आपका प्रेशर का यूनिट है। और फोर्स, प्रेशर इक्वल टू क्या आता है, दाब इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब फोर्स मतलब आपका बल बाय एरिया। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपका प्रेशर का यूनिट है, पास्कल भी आपका प्रेशर का यूनिट है, बार भी आपका प्रेशर का यूनिट है। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। और याद रखिएगा प्रेशर हो, पावर हो, एनर्जी हो, प्रेशर, पावर, एनर्जी, ये सब जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब अदिश राशि होता है। ये सब सदिश नहीं होता है, अदिश राशि होता है। प्रेशर क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये सब चीज याद रखिएगा। बर्नौली से बस इतना डायरेक्ट याद रखना, बर्नौली प्रिंसिपल में कभी डिटेल में भी समझाऊंगा, अभी याद रखना सिंपल। जैसे आप गाड़ी में, मान लो कार में आप बैठे हो या बाइक पे आप बैठे हो, अगर हाथ आप बाहर इस तरीके से निकालते हो तो वहां से हवा आता है, तो आपको क्या करता है, आपने फील किया होगा, अगर ऐसे है, ठीक है, अगर हवा आ रहा है, ठीक है, तो हवा आपका आगे से, ये क्या करता है, इसको पुश करते हो और आप ऊपर की तरफ झुकते हो, हाथ आपका ऊपर जाएगा। कभी ये हाथ ऐसे हवा में करके देखना, अगर बहुत स्पीड हवा, तो सेम प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो जहाज जो उड़ता है, बर्नौली हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ता है, किस सिद्धांत पे उड़ता है, तो आपको याद रखना है बर्नौली प्रिंसिपल पे उड़ता है। तेज गति वाले द्रव का दाब कम होता है, हाई स्पीड ऑफ ए फ्लूइड रिजल्ट। अभी बस इतना याद रखो कि बर्नौली प्रिंसिपल जो होता है कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो आपका जो हवाई जहाज जो उड़ता है वो आपका किस पे उड़ता है, बर्नौली प्रिंसिपल से उड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ जो है बस इतना याद रखना कि दो कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसमें हमेशा क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, आपस में इसमें आकर्षण होगा। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों आपस में दूर जाएगा। तो सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे की ये दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा एक, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक आकर्षण करेगा, आपस में सामने आने का कोशिश करेगा। तो फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस नियम के द्वारा दिया जाता है, तो आप बोलोगे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो जो दिया जाता है वो COULOMB कूलम के द्वारा दिया जाता है। और हमने आपको बताया भी था, चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, उसका यूनिट भी क्या होता है, वो कूलम ही होता है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम कूलम था, इसीलिए चार्ज आवेश का यूनिट कूलम होता है, याद रखिएगा। तो कूलम लॉ क्या बोलता है, कूलम लॉ ये बोलता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये R क्या है, तो मान लीजिए कोई एक चार्ज ये है, कोई एक चार्ज ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो R है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि दो चार्जों के बीच में जो दूरी है उसको आधा कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट करेगा। देखो R के जगह अगर इसको हम लोग आधा कर देते हैं तो ये कितना आ जाए, R पे अगर हम लोग 1/2 लिखते हैं, R के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, मतलब इसको अगर हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक है, हाफ कर देते हैं, ठीक है, या दुगना, हाफ मत करो, दुगना कर दो। क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो दुगना हमने कर दिया, तो R के जगह अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4। तो ओवरऑल कितना चेंज आएगा,
1/4 चेंज आ जाएगा। मतलब अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हम लोग दुगना कर देते हैं, ठीक है, तो आपका फोर्स कितने गुना घट जाएगा। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस दुगना होगा, दूरी दुगना होगा, तो फोर्स आपका 4 गुना कम हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ये कूलम्स हमें बताता है। तो कूलम्स जो है बेसिकली दो चार्ज के बीच में हमें फोर्स बताता है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, आकर्षण का हो, या रिपेल का हो। रिपेल का मतलब जब दो चार्ज अलग सेम होंगे तो आपस में एक से दूर करेंगे। वो फोर्स दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ये दो फोर्स है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट होता है, इसको आप 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद रखना ये यूनिट, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। 9 इंटू 10 टू पावर 9, चलो दिमाग एकदम सॉलिड, ठीक है। 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, ये कूलम स्क्वायर है, ठीक है। तो यही है, यही बोलता है कूलम लोग क्या बोलता है कि गुब्बारे को बालों से रगड़ने पर दीवार पर ये चिपकने लगता है, कैसे, तो ये कूलम्स लॉ का। जैसे कि देखो, एक आप इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे कि जब दो चार्ज होगा ना तो आपस में अट्रैक्ट करेगा, उसे देखो कैसे, वही चाहे आप ये बैलून को अपने सर में ऐसे से रगड़ो और दीवार में ले जाओ तो चिपकेगा, या आप कंघी लेते हो, पेन लेते हो, हेयर में ऐसे करते हो और फिर से यहाँ क्या ला देते हो, छोटा छोटा पेपर काट के रख देते हो, उसमें आप ऐसे करो, तो जो आप इसमें जब रगड़ोगे ना तो जो आपका जो इसमें क्या आ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और पेपर पे जब रखोगे तो पेपर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट का जब बात आएगा तो कूलम्स लॉ के, तो ये जो हो रहा है गुब्बारों को बालों से रगड़ने पर दीवार पर चिपक जाता है, क्यों, तो कूलम्स लॉ के कारण। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, दो फोर्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। दो आवेशों के बीच में बल उनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ये जो दो चार्ज का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका उसका डिस्टेंस का। स्टैटिक चार्ज क्रिएटेड अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड वॉल, ठीक है। एक स्टैटिक चार्ज मतलब क्या, जैसे कि आपने इसमें ये किया तो इसमें कोई चार्ज आएगा, क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये रुका हुआ चार्ज है, क्योंकि अगर ये मूव करने लगेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया, आपने बाल में ऐसे खींचा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर आपने पेपर पे लाया तो पेपर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर से वो उसको अट्रैक्ट करने, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट जो बेसिकली देखा जाता है साउंड के फॉर्म में, ठीक है। जिसे आप सिंपल समझो, सामने से क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या है समझो, सामने से मान लो कि कोई एक एम्बुलेंस आ रहा है, तो जब तक वो दूर था उसको आपको कम सुनाई दे रहा था, पर जैसे जैसे वो सामने आ रहा है आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है। ऑप्शन में होगा ऐसा क्यों होता है, तो आप टिक मारोगे डॉपलर इफेक्ट के कारण। ऐसा क्यों, देखिए जब भी कोई भी चीज साउंड जो है जैसे जैसे वो आपके सामने आता है, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो जैसे जैसे सामने आएगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होते जाएगा आपका कान के लिए। क्या, आपका कान के लिए जैसे जैसे कोई भी एक बजर है, कोई भी एक बाजा है, ठीक है, आपके वो जैसे जैसे सामने आएगा उस साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है आपके लिए वो बढ़ते हुए जाएगा। और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा पिच, तारत्व, याद रखना पूछा जाता है जो तारत्व जो है किस पे डिपेंड करता है, पिच जो है किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे वो गाड़ी आपके सामने आएगा फ्रीक्वेंसी जो है उसका बढ़ता हुआ जाएगा, पिच अब बढ़ता हुआ जाएगा और आपको ज्यादा साउंड सुनाई देगा। और जैसे जैसे वो दूर जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी आपसे दूर जाएगा और आपको कम सुनाई देगा, ठीक है, यही कंसेप्ट है। और जैसे जैसे वो सामने आता है ना, साउंड क्या है, वेव है, जैसे जैसे सामने आएगा और कंप्रेशन होगा, मतलब यहां से वेव निकाल रहा हम सामने और सामने आते कंप्रेस हो रहा है, मतलब उसमें दबाव बढ़ रहा है। तो वही चीज है, ठीक है, कि स्रोत और प्रेक्ष की सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति बदलती है। आवृत्ति बदलती है मतलब रिलेटिव स्पीड के कारण, रिलेटिव डिस्टेंस के कारण, जितना दूर होगा फ्रीक्वेंसी घटेगा, जितना सामने आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। स्रोत और प्रेक्ष की सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति बदलती है। वही
सामने आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। साउंड वेव कॉम्प्रेस और एक्सपेंड डिपेंडिंग ऑन द मोशन। जो साउंड का जो वेव है, जो साउंड का जो तरंग है, ठीक है, ध्वनि का जो तरंग है वो कॉम्प्रेस होगा। कॉम्प्रेस मतलब दबाव होगा, ठीक है, जब वो मेरे सामने आएगा, और जब दूर जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंड होगा, वो बड़ा होते जाएगा। यही चीज है। देखो जैसे कि ये देखो, अगर ये अगर आपके सामने है, ठीक है, दूर है, अगर जैसे जैसे इसके सामने आते जाओगे, ठीक है, तो कंप्रेशन होगा, मतलब इस वेव में ये और दबेगा, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे इसको और जगह मिलेगा। तो कंप्रेशन और एक्सपेंड का भी ये जो वेव पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, आप कर लोगे कि क्यों होता है। एक और आता है आपका राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। ये अभी पूछा गया था कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब कोई धारावाही चालक, कोई भी एक चालक है, कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, इसमें आपका जो बनता है ऐसा गोल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सकेंद्रित वृत्त, जिसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल। एक वृत्त तो बना रहा है, और कैसा, आपका सकेंद्रित वृत्त। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, या इसी को हिंदी में बोला जाता है सकेंद्रित वृत्त बनाता है। तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो जैसे कोई करंट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, आपको पूछा जाता है कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई एक धारावाही चालक है, ठीक है, जिसमें हम लोग करंट पास करवा रहे हैं, तो अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें पता करना है तो कौन सा नियम से हम लोग पता करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल। याद रखना, वहां आगे आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहां है थंब मतलब होता है अंगूठा, यहां थंब का बात कर रहा है। दाएं हाथ का अंगूठा नियम से हमें पता चलता है। कैसे, मान लो कि ये आपका कोई एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो थंब जो होगा इसको ऐसे होगा, देखो ऐसे पकड़ेंगे, ऐसा ऐसा, तो ये ऐसे जो मुड़ रहा है, ये वाला जो उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और ये वाला जो है आपका ये अंगूठा जो है करंट दिखाएगा। तो वही है, यही वही लिखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर धारावाही चालक। थंब जो होता है ये करंट को दिखाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, अंगुलियां जो है, ये वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। ये आपका वायर है, करंट जा रहा है, ये वाला जो उंगली सब है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, एक सर्कल, एक वृत्त ड्रॉ करता है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि एक सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर उसमें हम लोग वायर एक लेते हैं, उसमें करंट पास करवा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे एक वृत्त होगा, एक कंसेंट्रेटिक सर्कल होगा, एक सकेंद्रित वृत्त होगा। इसको हम लोग किस नियम से हम लोग पता करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो मैंने एनसीईआरटी वाला में ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होता है, राइट हैंड रूल। अभी हम लोग क्विक देखेंगे, प्लीज एनसीईआरटी वाला वीडियोस आप जरूर देख लीजिए। श्योर सिलेक्शन ग्रुप में कल ही हमने डाल दिया है, जो ग्रुप में है, जो नहीं है अभी भी लिंक है, समय है अपना सपनों को साकार करने के लिए। अब देखिए फ्लेमिंग, ये है मेरा राइट हैंड जो आपको अभी लेफ्ट दिख रहा होगा, ये है मेरा लेफ्ट जो आपको राइट दिख रहा है, उससे मतलब नहीं, जो मैं बोलूं उसको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो होता है मोटर के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत क्या है, तो आप याद करो, इलेक्ट्रिक मोटर जो आप देखते हो उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल ये है कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। जल्दी से याद करो, मान लो कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इसमें एक कोई एक कंडक्टर रखे, एक आपका चालक रखे, ठीक है, क्या रखे, चालक रखे, तो और इसमें हमने इस चालक में हमने क्या दिया, वोल्टेज दिया, मतलब इसमें करंट ही जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है, अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, तो कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग धारावाही चालक रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा, उस पर एक बल एक्ट होगा, जिसके कारण वो घूमेगा, और उस बल को हमने क्या नाम दिया था, लॉरेंज बल मतलब फोर्स, लॉरेंज फोर्स। इसी फोर्स के कारण होता है, क्या होता है, घूमने लगता है। इस फोर्स को कैसे निकालते थे, तो BIL sin थीटा, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व है B,
आई क्या है करंट, एल क्या है ये कंडक्टर धारावाही चालक का लंबाई, ठीक है। तो बी और आई के बीच में क्या होगा एंगल दिखाता है ये साइन थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा जब साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा 1 कब होता है साइन 90 पे। तो ये लॉरेंज फोर्स है, अच्छे से याद रखिएगा। तो जब लॉरेंज फोर्स से आपने ये समझा कि इसका जो फोर्स जो होता है कोई भी एक धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स को दिया जाता है बी आई एल साइन थीटा से। बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटेंसिटी जो बोल दो, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, आई है आपका करंट, एल है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, साइन थीटा है एंगल बिटवीन बी और आई। अब जो है यहां फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है आपका ये है, इसमें यह बताता है कि तीनों उंगली को आप इस तरीके से रखोगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, कि फोर्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए मोटर में हमें फोर्स इंपॉर्टेंट होता है तभी तो वो घूमेगा, फोर्स लगता है। तो कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं मोटर में फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए। ये जो आपका थंब वाला है ये देखिए, आई, आई मतलब करंट, बी ये है आई, ये है बी और ये है एम, एम मतलब फोर्स, तो ये थंब जो है फोर्स दिखाता है, ठीक है। यहां से यहां ये है आई, आई मतलब ये करंट दिखाएगा, ये बी, बी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा और ये है आपका एम जो आपका फोर्स दिखाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, अगर इसको आप डिटेल में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो वो मोटर के लिए, मोटर का फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फोर्स जो उस पर लगता है वो कैसे लगता है, तो लॉरेंज फोर्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि बी आई एल साइन थीटा होता है। तो वही है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में याद रखना थंब वाला फोर्स को दिखाएगा, ठीक है, बीच वाला ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और आई वाला जो है ये आपका धारा को दिखाएगा। ये मोटर के लिए यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स और किस डायरेक्शन में मोटर मूव करेगा उस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। मोटर के लिए बल और गति का दिशा लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बाकी थंब का। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, तो ये जो होता है आपका हम लोग जनरेटर के लिए यूज करते हैं। जनरेटर के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोटर के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में मेन चीज हमारा क्या होगा, जनरेटर में मेन चीज क्या होता है, जनरेटर में मेन चीज होता है कि हमारा करंट का डायरेक्शन हमें पता करने के लिए, क्योंकि जनरेटर से हम लोग करंट ही तो लेते हैं। आप बोलोगे सर करंट कैसे निकलता है, तो जस्ट मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, फराडे का लो, फराडे का नियम, फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण। तो जो फराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो आपका कंसेप्ट था वो क्या बोलता था, आप याद करो, एक बार याद करके मुझे बताना। अभी यहां देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जनरेटर के लिए प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ये मान लीजिए आई, ये राइट हैंड रूल है, तो ये क्या बताएगा आई, आई, ये क्या बताएगा बी और ये क्या बताएगा एम, सेम चीज बताएगा, पर ये जनरेटर के लिए हम लोग राइट वाला यूज करते हैं और आप लोग मोटर के लिए हम लोग लेफ्ट वाला यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था। अब एक चीज बस समझ लो कि फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमको वोल्टेज प्रोड्यूस करना है या जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस करना है, तो वो जो होगा तब होगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इससे क्या होगा हमारा वोल्टेज। अब बोलोगे सर ए क्या लिख दिए, ये अच्छे से याद रखना। फाई क्या है, फ्लक्स। तो जो चुंबकीय फ्लक्स में अगर चेंज आएगा समय के साथ तो क्या होगा, आपका वोल्टेज डेवलप होगा। जैसे कि सिंपल मैं कंसेप्ट समझाता हूं, मान लो कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यहां से इस तरीके से जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, और मान लीजिए इसमें आपने कंडक्टर रख दिया है, सिंपल एक कंडक्टर है, और इसको आप घुमाओगे, जैसे जनरेटर ऐसे घुमाते हो, तो जैसे ही जनरेटर इस तरीके से घुमाओगे ये फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा, मतलब ऐसे काटेगा, और जैसे ही वो काटेगा मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है समय के कारण। जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगा समय के कारण आपका ईएमएफ डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज डेवलप होगा, और जैसे ही वोल्टेज डेवलप होगा आपका करंट भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी। ये फाई है फ्लक्स और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अरे जनरेटर जब खोलोगे उसका जनरेटर
जनरेटर, तो उसमें भी बहुत सारे कोयलिंग किया होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला चीज। अब यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में, मैं फिर इस वीडियो को दिखाऊंगा कि इससे कितने क्वेश्चंस आए। अगर आपने इसको कंप्लीट किया है, आप बहुत लोगों से आगे निकलने वाला। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।